तो चलिए, इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सिर्फ प्राइवेट जेट्स, यॉट्स या महंगी गाड़ियों से बहुत आगे की है। आमतौर पर ना वेल्थ और दौलत को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, पर आज हमारा मकसद उस इंटरनल वायरिंग, माइंडसेट्स और उन स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को डिकोड करना है जो एक आम इंसान को एक्सट्रीम सक्सेस के शिखर तक ले जाती हैं। दिमाग और आदत की इस डीप डाइव में वो असूल छुपे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को आम लोगों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या सच में बिलियनियर्स का दिमाग बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल लेवल पर अलग तरह से डिज़ाइन होता है? ओके, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि किसी इंसान को महान बनाने के पीछे आखिर क्या मैकेनिक्स काम करते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे: सफलता की न्यूरोसाइंस, नेचुरल गिफ्ट्स और चॉइसेस का अंतर, संकट को अवसर में बदलना, ट्रिलियन डॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और आखिर में इन बिलियंस के आगे का असली पर्पस। ये इंटरनल मशीनरी से लेकर ग्लोबल एम्बिशंस तक का सफर होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सफलता की न्यूरोसाइंस। देखिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की शुरुआत अचानक से नहीं होती, बल्कि एक हाईली इंजीनियर्ड मॉर्निंग रूटीन से होती है। यहाँ डॉक्टर श्वेता की न्यूरोलॉजिकल इंसाइट्स बताती हैं कि दिन की पहली किरण के साथ दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाता है। सुबह के वक्त हमारा ब्रेन कई अलग अलग वेव्स से गुजरता है। सबसे पहले नींद की गहराई वाला डेल्टा फेज, फिर आता है सबकॉन्शियस थीटा फेज, उसके बाद काम फोकस वाला अल्फा फेज और आखिर में दिन भर एक्टिव रहने वाला बीटा फेज। अब सबसे बड़ा खतरा कब होता है? जब तेज आवाज वाले अलार्म बजते हैं और हम सीधा डेल्टा नींद से उठकर तुरंत कैफीन ले लेते हैं। ये दिमाग को हाई स्ट्रेस बीटा फेज में एक झटके से ढकेलने जैसा है, जिससे दिन भर बस पैनिक सा बना रहता है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि नींद और पूरी तरह जागने के ठीक बीच का जो वक्त होता है ना, जिसे थीटा स्टेट कहते हैं, वो हाईली प्रोग्रामेबल होता है। यहाँ की गई विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन फिजिकल रूप से दिमाग को सक्सेस के लिए वायर कर देती हैं। सुबह के पहले कुछ मिनट सिर्फ इस स्टेट को हैक करने से बायोलॉजिकल सर्किट्स नेचुरली प्राइम हो जाते हैं। इस स्टेट को हैक करने का एक प्रूवन और जबरदस्त तरीका है मूवर्स रूटीन। ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है: मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन यानी डीप ब्रेथ वर्क, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग यानी अपने मन के बोझ को पेपर पर लिखकर निकाल देना। पता है, एक हार्वर्ड स्टडी ने तो यहां तक साबित कर दिया है कि सिर्फ मेंटल विजुअलाइजेशन करने से ही दिमाग में नए सेल्स बिल्कुल वैसे ही ग्रो होते हैं जैसे एक्चुअल फिजिकल प्रैक्टिस करने पर होते हैं। कमाल की बात है ना? आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, चॉइसेस ओवर नेचुरल गिफ्ट्स। दिमाग की प्रोग्रामिंग के बाद अगला नंबर आता है इंटरनल कैरेक्टर का। यहां जेफ बेजोस की लाइफ फिलॉसफी बिल्कुल फिट बैठती है, जो बताती है कि एक बड़ा एम्पायर सिर्फ कड़ी चॉइसेस और आदतों से बनता है। नेचुरल गिफ्ट्स और हार्ड चॉइसेस के बीच एक जमीन आसमान का अंतर होता है। किसी का लंबा होना या गणित में नेचुरली तेज होना, ये सब उपहार हैं जो बस किस्मत से मिल जाते हैं। पर हार्ड चॉइसेस, वो हैं पसीना बहाना, अपनी लिमिट्स को लगातार पुश करना और एक सेफ जॉब छोड़कर अपने पैशन को अपनी कॉलिंग बनाना। बेजोस इसी बात पर जोर देते हैं कि असली गर्व उन नेचुरल गिफ्ट्स पर नहीं, बल्कि उन मुश्किल चुनावों पर होना चाहिए, क्योंकि वही जिंदगी की असल कहानी लिखते हैं। तीसरा हिस्सा, टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। इंटरनल मैकेनिक्स समझने के बाद अब ये देखते हैं कि ये सारे असूल रियल वर्ल्ड की भयंकर परेशानियों और एक्सट्रीम प्रेशर में आखिर काम कैसे आते हैं। इतिहास के इन 2 किस्सों पर जरा गौर कीजिए। जॉन डे रॉकफेलर की शुरुआत एक कॉन आर्टिस्ट पिता के साथ हुई। 1855 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और 1873 के आर्थिक पैनिक के दौरान कॉम्पिटिटर्स को खरीदकर पूरी मोनोपोली बना डाली। वहीं चंदूभाई वीरानी की कहानी देखिए। 1970s में वो एक सूखाग्रस्त गांव से निकले और 1982 में जब सप्लायर्स फेल हो गए तो खुद ही बालाजी वेफर्स बनाने लगे। दोनों ही सिचुएशंस में भयंकर संकट था, पर उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। रॉकफेलर की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अग्रेसिव थी। इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। असल में इसका मतलब है सप्लाई चेन के हर एक हिस्से पर कंट्रोल करना। रॉ मटेरियल्स हों, रेलवेज हों या रिटेल, सब कुछ अपना। उन्होंने कॉस्ट्स को बुरी तरह गिराया और अपने बिजनेस को लिटरली एक वॉर जोन की तरह ट्रीट किया, जहां उन्हें बस पूरी मार्केट पर कब्जा करना था। तो सबसे अहम बात यह है कि चंदूभाई वीरानी का तरीका इसके बिल्कुल उलट था। उनकी सक्सेस का मंत्र था सर्विस नॉट सेल्स। प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचने की जगह उन्होंने हाई क्वालिटी और अपनेपन से लगातार डिमांड क्रिएट की।
अपनी मशीन्स खुद रिपेयर की, 7,000 एम्प्लॉयज़ को एक परिवार की तरह माना और सबकी म्यूचुअल ग्रोथ पर फोकस किया। ये साफ दिखाता है कि एक्सट्रीम वेल्थ तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल अलग हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सॉल्विंग ट्रिलियन डॉलर प्रॉब्लम्स। मॉडर्न टेक एरा में सक्सेस का पैमाना अब इस बात से तय होता है कि आखिर आपकी सॉल्व की हुई समस्या कितनी बड़ी है। $10 बिलियन। बिलियनियर नवीन जैन का बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका मानना है कि $1 बिलियन कमाना तो बस एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है। असल फोकस होना चाहिए किसी ऐसी प्रॉब्लम पर जो $10 बिलियन की हो, जैसे स्पेस माइनिंग, चांद पर जाकर $500 बिलियन की रिसोर्सेज वापस लाने जैसा एम्बिशियस एम। जब प्रॉब्लम प्लैनेटरी स्केल की होती है ना, तो वेल्थ जनरेशन खुद ब खुद उसकी परछाई बन जाती है। ऐसे ही एक बिल्कुल माइंड बेंडिंग सोच है द 2045 इनिशिएटिव। ये डिमिट्री इस्टकॉफ का एक 35 साल लंबा प्लान है जिसका मकसद बीमारी और यहां तक कि मौत को जड़ से खत्म करना है। इस रोड मैप में रिमोट कंट्रोल ह्यूमनॉइड अवतार्स बनाना, ह्यूमन ब्रेन को रोबोट्स में ट्रांसप्लांट करना, हमारी कॉन्शियसनेस को अपलोड करना और आखिर में एक इमॉर्टल होलोग्राफिक एग्जिस्टेंस तक पहुंचना शामिल है। ऐसे गोल्स देखकर यही लगता है कि बिलियनर्स की दुनिया में साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, पर्पस बियॉन्ड द बिलियंस। एक बड़ा फिलोसॉफिकल ट्विस्ट तब आता है जब धरती के सारे आर्थिक गोल्स और फाइनेंशियल टारगेट्स आखिर में अचीव हो जाते हैं। उस एक्सट्रीम वेल्थ के आने के बाद आखिर दिमाग में चलता क्या है? $850 मिलियन। ये वो मैसिव कैश था जो माइकल बर्ज को अपना सोशल नेटवर्क बीबो बेचने पर मिला था। पर इतनी बड़ी खुशी और बेशुमार सफलता के बाद भी एक अजीब से खालीपन ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। माइकल बर्ज का ये एक्सपीरियंस सच में आंखें खोलने वाला है। वो खुद बताते हैं कि इतने पैसे मिलने के अगले ही दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो बेरोजगार हैं। उनके पास पैसों का पहाड़ तो था, पर सुबह उठकर करने के लिए कोई मीनिंगफुल काम नहीं था। उस एम्प्टीनेस ने उन्हें मजबूर किया कि वो वापस कुछ नया बनाएं। उन्होंने अपने बेसमेंट में एक पब खोला, नए स्टार्टअप्स बनाए और यहाँ तक कि अपनी ही कंपनी को वापस सिर्फ $1 मिलियन में खरीद लिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसे दोबारा रीइन्वेंट करने का चैलेंज मिल सके। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक वक्त पर इतना बड़ा एम्पायर बनाने वाले रॉकफेलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल सिर्फ अपनी बेशुमार दौलत को सिस्टमैटिकली डोनेट करने में बिता दिए। उनकी फाउंडेशन ने हुकवर्म जैसी खौफनाक बीमारियों को ख़त्म करने और नए स्कूल्स बनाने में मिलियंस खर्च किए। जो इंसान बिजनेस की दुनिया में कभी इतना रूथलेस था, वो आखिर में इतना बड़ा दानवीर बन गया। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरी सोच पर रुख करते हैं जो जेफ बेजोस ने भी शेयर की थी। आखिर में क्या एक आरामदायक और आसान जिंदगी असली गर्व का कारण बनेगी, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो सर्विस, पैशन और एडवेंचर से भरी हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस में छिपा होता है। जिंदगी में असली मोनोपोली पैसे की नहीं, बल्कि उस इम्पैक्ट की होती है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम कैसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। इन्हीं आखिरी सवालों के साथ अब फैसला करना है कि अगला कदम क्या होगा।